Let's start our online classes. Today's we start from subject सामाजिक विज्ञान means SST for class 10, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। और आज का हमारा टॉपिक यानी कि अध्याय है संसाधन एवं विकास। संसाधन क्या है? सबसे पहले हम संसाधन के बारे में संसाधन हम लोग पिछले कक्षाओं से संसाधन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि रिसोर्सेज। संसाधन रिसोर्सेज हम लोग को प्रकृति के उपहार में ऐसे बहुत से चीज़ें दी हैं जिनको जो कॉस्टली है, हमको प्राप्त है। हम मानव इतने भाग्यशाली है कि हमको प्रकृति द्वारा बहुत से चीज़ों का उपहार मिला है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन हम संसाधन कर रहे हैं, तो प्रकृति से जुड़ी वस्तुओं को संसाधन का रूप प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। उसको मानव जो है एक प्राकृतिक से उपहार में मिली हुई चीजों का उसको क्या करता है, उनके साथ प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके, उपयोग करके, उसको जान करके उसको एक नया रूप देता है और उस नए रूप को फिर वो उपयोग में लाता है। और जब हम उन चीज़ों को उपयोग करने लगते हैं तो इसकी एक आर्थिक जो कीमत है वो बढ़ जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। तो ये जो संसाधन है और विकास है, तो संसाधन से विकास का क्या लगाव है? क्यों ये एक दूसरे के पूरक है? ये एक दूसरे के पूरक इसलिए है क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने जो हमें दिया है उसको मानव ने क्या किया है, उसका उपयोग करके एक उसका आर्थिक रूप दे करके उसकी कीमत को बढ़ा करके उसको विकास की ओर, जिससे विकास हुआ है। समाज, देश, विश्व का विकास करते हुए जिन चीजों को लेकर मानव आगे बढ़ा है, तो उसको संसाधन और विकास को एक दूसरे का, इसीलिए इसको पूरक कहा गया है। तो हमने जाना संसाधन और विकास को क्यों एक दूसरे से जोड़ा गया है। तो देखिए, क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। हमने आपसे बार बार कहा है, संसाधन प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक उपहार नहीं है। संसाधन मानव क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन जो है मानव क्रियाओं का परिणाम है। हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रकृति ने कुछ ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें दी है, लेकिन मानव ही उसको आर्थिक रूप देने में, उसको महत्वपूर्ण बनाने में मानव ने ही उसको, मतलब मानव के ही क्रियाओं द्वारा क्या ये परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, जिनको हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव तो खुद एक संसाधन है। मानव संसाधनों का स्वयं महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक संसाधन के तीन रूप क्या है? पहला खुद प्रकृति ही संसाधन का एक रूप है जो हमें, क्योंकि प्रकृति से ही हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। मिट्टी, जल, जंगल, वन, प्राणी, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के दिए हुए ही न है। और उसके बाद प्रकृति एक संसाधन का बिंदु है। दूसरा क्या है? खुद मानव है। मानव भी एक संसाधन ही है। और फिर हम मानव को संसाधन क्यों बोले? मानव को संसाधन इसलिए हम बोलेंगे क्योंकि मानव क्या करता है? मानव प्रकृति के दिए हुए उपहार को, उसको एक क्या करता है, अपनी क्रियाओं द्वारा उसको आर्थिक रूप दे करके उसको विकास के परिणाम में उसको क्या करता है? बदलाव करता है।
इसीलिए मानव खुद एक संसाधन है। तो क्योंकि जब तक मानव किसी भी प्राकृतिक उपहार को, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी हमें प्राकृतिक उपहार के रूप में मिला है, लेकिन अगर मानव मिट्टी को जाने नहीं कि ये मिट्टी है, इसका किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करके इसकी कीमत को बढ़ाया जा सकता है, फिर इसको अपना विकास, समाज का विकास, देश के विकास में ही उस मिट्टी को अगर ना लगाया जाए तो उस मिट्टी का अस्तित्व क्या है? जब तक मानव अपने क्रियाओं द्वारा उसका उपयोग ना करे किसी भी प्राकृतिक उपहार का, तो वो क्या होता है? उसका कोई अस्तित्व, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उन संसाधन के उन 3 बिंदुओं में मानव ही सबसे बड़ा संसाधन है, जो प्राकृतिक चीजों को क्या करता है, एक नए रूप में उसको सामने लाता है और उसको क्या बनाता है, उसके द्वारा उसको आर्थिक सुदृढ़ बनाता है और प्रगति की ओर क्या करता है, ले जाता है। तो सामान्य क्रियाओं का परिणाम है मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमने जाना। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पर्यावरण में पाए जाने वाले ही पदार्थों को क्या किया जाता है, उनको परिवर्तित करके संसाधन का रूप दिया जाता है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। अब हम संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर, धनों का उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे? पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हमें कैसे वर्गीकृत करेंगे? जैव और अजैव। जैव यानी कि बायोटिक, क्या है? बायोटिक और अबायोटिक। तो जैव संसाधन क्या है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है। जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और उनमें जीवन, यानी कि वो लिविंग थिंग्स है, एक्चुअली वो लिविंग थिंग्स है, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि, ये सब क्या है? जैव संसाधन है, जो लिविंग थिंग्स से, जिनको दूसरे रूप में हम उनको लिविंग थिंग्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अजैव संसाधन। अजैव संसाधन क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जो जीवित होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनको फिर से बता रहे हैं जैव संसाधन करते हैं। और अजैव संसाधन क्या है? जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे कि वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। और तो उत्पत्ति के आधार पर आपने जान लिया संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, बायोटिक एंड अबायोटिक, फिर उसको बोल सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग। दूसरा पॉइंट क्या है? समाप्यता के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, संसाधनों का वर्गीकरण हमने किया पहले उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद क्या है? समाप्यता के आधार पर। अब समाप्यता के आधार पर आप कैसे संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे? नवीकरण योग्य संसाधन, नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या है? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, वे संसाधन। नवीकृत संसाधन वो है, यानी कि नवीकरण योग्य संसाधन जिसको हम उसको निर्माण करके, उसका उपयोग करके फिर से उसको
सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, वाटर, फॉरेस्ट, वन्य जीवन, ये सब क्या है? ये सब नवीकरण योग्य संसाधन है जिसका हम क्या कर सकते हैं, बार बार उसका उपयोग करके पुनर्निर्माण करके हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उपयोग कर सकते हैं। तो इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित है। अनवीकरण योग्य संसाधन क्या है? इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं नवीकरण योग्य संसाधन जिसको हम निर्माण करके उपयोग करके फिर उसका पुनर्निर्माण करके उसको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल अनवीकरण योग्य संसाधन वो होते हैं जो एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे कि खनिज और जीवाश्म ईंधन। इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसीलिए इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, ये बहुत मतलब लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। इसीलिए एक बार समाप्त होने के बाद मतलब इसको फिर से हम उसको पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमने नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन के बारे में जाना। तो उत्पत्ति के आधार, समाप्यता के आधार, उत्पत्ति के आधार जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन, अनवीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर हम संसाधनों के प्रकार को वर्गीकृत स्वामित्व के आधार पर भी कर सकते हैं। वो कैसे? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जो निजी व्यक्तियों के संसाधन मतलब स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिनके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों और अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी मतलब इन पर निजी अधिकार होता है। खेत हो, मकान हो, बाग बगीचे हो, इन संसाधनों को लोग मतलब पर्सनल तौर पर मतलब उसका वो निजी संपत्ति उसको मान सकते हैं, तो इसको व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। फॉर टुडे आज के लिए इतना ही। इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम इसको आगे की ओर ले जाएंगे। थैंक यू।